हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड डिमेजन, साथ में हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकांक्षा मैम और हम दोनों आज मिलकर आपको बताने वाले हैं एसीसीए के बारे में सब कुछ, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चुटर पुटर इधर उधर क्वेरीज लेक्चर्स में आती रहती है। तो सारी क्वेरीज आज के सेशन में हम सॉल्व कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट जो एसीसीए करना चाहता है, इवन अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि एसीसीए क्या है, कोई आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहते हो, या कोई ऐसा बच्चा है जो अब मार्च के बाद में 11th के 12th के पेपर्स के एग्जाम्स के बाद में बोर्ड्स के बाद में अगर एसीसीए स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो एसीसीए के बारे में ये एक वन वीडियो होगी जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फटाफट से स्टार्ट कर दे मैम। बिल्कुल सर। तो मैम सबसे पहले तो नाम से ही, क्योंकि भाई जो भी है वो खेल इस नाम का है, इसी की क्वालिफिकेशन, तो इसके बारे में थोड़ा बच्चों को आप बताओ। एसीसीए क्या है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। मतलब ये यूके का एक ऐसा कोर्स है जहां पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट, जो जनरली आपके नॉर्मल भाषा में आप जो बोलते हो यूके का सीए, दैट इज एसीसीए। बट वहां का जो ऑडिटर है, ऑडिटिंग क्वालिफिकेशन है, वो एसीसीए को ऑथोरिटी रहती है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एसीसीए की जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। ग्लोबली 180 प्लस कंट्रीज में एसीसीए रिकॉग्नाइज्ड है और एसीसीए एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1904 में। बिल्कुल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी है बच्चों। आज की तारीख में अगर बात करें तो ग्लोबली आपके पास में 2,57,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और ग्लोबली अगर बच्चों की बात करोगे तो लगभग अब तो 5.5 लाख से भी ऊपर बच्चे हमारे पास में हो चुके हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी है। अगर मैं आपको एसीसी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं दोस्तों, तो ये वो फर्स्ट बॉडी थी जिसमें फर्स्ट फीमेल मेंबर्स को एनरोल करा गया था 1908 के आसपास। तब नॉर्मली अपन पढ़ते थे, पुरानी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वे फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम होता था। एसीसी ने फीमेल्स को भी आगे रखा है। आईएफआरएस जो बॉडी ने सबसे पहले अडॉप्ट करे थे अपने करिकुलम में, वो भी एसीसीए है। और रिसेंटली जो चेंजेस आने वाले करिकुलम में, उसमें डेटा साइंस वगैरह, एआई वगैरह, सस्टेनेबिलिटी, उन सबको भी एसीसीए इंकॉर्पोरेट कर रहा है। तो हमेशा इनोवेशन के फोर फ्रंट पे रहते हैं। तो एसीसी इज द ट्रेल ब्लेजर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि एसीसीए क्या सही करियर मूव है, क्योंकि सर बच्चों का बहुत बार ये क्वेरी आता है कि एसीसीए करना क्या उनके करियर के लिए ठीक होगा। बिल्कुल मैम। तो बच्चों सबसे पहले बात करें तो देखो, कोई भी स्टूडेंट अगर ग्लोबल जॉब्स की तरफ टारगेट करें, और ग्लोबल से मतलब इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया के अंदर जो ग्लोबल कंपनीज है, अगर आप उनके लिए काम करना चाहते हो या इंडिया के बाहर जाके भी काम करना चाहते हो, तो आपके लिए एसीसीए है। आउटसोर्सिंग की फील्ड में काम करो, यूएस ऑडिट, यूके ऑडिट, टैक्सेशन कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एडवाइजरी, हब सब तरह की फील्ड्स कोई सी भी आप सोच लो, उनके लिए आपको एसीसीए एलिजिबल बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है आपको एसीसीए। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, यहाँ पे कोर्स जो है, बच्चे शायद मिसगाइड होते हैं कि बहुत आसान है कर लो, ऐसा नहीं है बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से पेपर्स प्रिपेयर करके दे सकते हैं। फर्स्ट 4 पेपर्स आपके ऑन डिमांड रहते हैं, मतलब जब आप प्रिपेयर करेंगे तब आप एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा यहाँ पे साल में 4 अटेम्प्ट्स रहते हैं जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट बेस्ट पार्ट इज कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, सो इट कैन बी मैनेज्ड बाय एनीवन। बिल्कुल, पेपर्स के बारे में आपको आगे और डिटेल में भी मैं बताऊंगा। मैम एक और चीज़, जैसे मैंने अभी अपनी बात करी कि भाई आपने कहा एसीसीए ट्रेल ब्लेजर है, तो फ्यूचर प्रूफ तो है ये। बिल्कुल है सर, क्योंकि सर आपने नोटिस भी किया होगा अभी जो भी चेंजेस आए हैं, सर ने अभी अभी एक पॉइंट आप लोगों को बताया था बच्चा, डेटा साइंस जैसी चीज़ें। अभी ये डेटा एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें जो है, ये भी इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व कर दी गई है। सो दे आर मेकिंग यू फ्यूचर रेडी। बिल्कुल। और जो एक टेंशन रहती है ना कि सर प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज तो बहुत कम होगा बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉलेज लेवल जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, भी बात करेंगे इसके बारे में, उसमें अब 70% प्लस का है। स्किल लेवल पे तो 50% 55% के आसपास रहता है। इवन प्रोफेशनल जो फाइनल लेवल है, उस पर भी 40 to 45% के अपवर्ड्स आपको पासिंग रेशियो देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टूडेंट पास हो जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है। मैंने वही कहा, फ्लेक्सिबिलिटी है बट पढ़ाई का ऑल्टरनेटिव नहीं है साहब। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी। अब पढ़ाई से बात आती है मैम, तो कौन सा बच्चा एसीसीए कर सकता है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्शंस वगैरह भी अपन इंक्लूड करेंगे। डेफिनेटली सर। फर्स्ट तो जो आपका जनरली माइंडसेट होता है कि हम 11th 12th कर चुके हैं, अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। जो बच्चा 12th कर चुका है और उसके बाद एसीसीए करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आएगा। बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों, ये ध्यान रखना। मिनिमम 65% मार्क्स इन अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स, मतलब इन दो में से एक सब्जेक्ट में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए।
और इंग्लिश में तो होने ही चाहिए क्योंकि तुम यूके का कोर्स कर रहे हो, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ आती है सर, अगर कोई बच्चा 12th कर चुका है मगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो बच्चों ऐसा नहीं है कि फिर आप एसीसी नहीं कर सकते। इवन मैम वो बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एसीसी में ट्रांजिशन करते हैं। रिसेंटली हमने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करा, आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, मनोज सर के साथ में। वो साइंस बैकग्राउंड से थे और उन्होंने एसीसी में ट्रांजिशन करा है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया है साइंस बैकग्राउंड से, या इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हो, टेंशन की जरूरत नहीं, आपके पास भी FIA का रूट होता है, फाउंडेशन इन अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा एक और चीज़, ठीक है सर 12th के बाद ही कर सकते हैं? ना, आप 12th से पहले भी कर सकते हो। आफ्टर योर 10th यू आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज एन ACCA स्टूडेंट। तो मतलब 10th के बाद 11th के दौरान या 12th के दौरान आप चाहो तो ACCA के लिए एंटर कर सकते हो। बट क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप 10th की बात कर रहे हो, 11th के स्टूडेंट की बात कर रहे हो, 12th के स्टूडेंट की बात कर रहे हो, तो आपने अभी तक तो अपने 12th पास करी नहीं है, तो आपके पास में फिर एक ही ऑप्शन बचता है FIA वाला, फाउंडेशन रूट जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, फाउंडेशन इन अकाउंटिंग। अब अभी इसके बारे में बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये फाउंडेशन इन अकाउंटिंग का रूट क्या है, डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है, सब समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक और चीज जिस पे अपन अभी फोकस करेंगे थोड़ी देर में, एग्जम्पशंस भी मिलती है बच्चों। वो स्टूडेंट्स जो भी बीकॉम कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, CA में कर रहे हैं, ठीक है, CA के अंदर इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, फाइनल पास कर चुके हैं, या CA फाइनल के साथ में ACCA करना चाहते हैं, तो अलग अलग लेवल्स पे आपको जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको अलग अलग पेपर्स में एग्जम्पशन मिलती है। इसके बारे में भी डिटेल में अपन बात करेंगे, ठीक है साहब। तो बेसिकली 10th के बाद में FIA के थ्रू एंट्री लेनी है, 12th पास हो, क्राइटेरिया मीट करते हो, 65% से ऊपर स्कोर है, अकाउंटिंग मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, अकाउंटिंग मैथमेटिक्स से कोई एक प्लस इंग्लिश में 65 के ऊपर है और बाकी सारे सब्जेक्ट में 50% से ऊपर है, आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू एंट्री ले लो। अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, टेंशन की जरूरत नहीं, आपके पास भी FIA का एंट्री रूट रहता है। प्लस अगर 12th के आगे और भी कोई डिग्री क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो उसके बेसिस पे एग्जम्पशंस भी मिल सकती है। मैम एग्जाम स्ट्रक्चर एक बार जरा बता दो आप बच्चों को। डेफिनेटली सर, एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, 3 लेवल है बच्चों आपके पास, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल। नॉलेज लेवल पे आपके 3 पेपर्स रहने वाले हैं, स्किल लेवल पे आपके 6 पेपर्स होंगे जिसमें से एक ऑन डिमांड होगा, बाकी के 5 पेपर जो रूटीन एग्जाम्स होते हैं उस तरह से होंगे। स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे 6 पेपर्स हैं जिसमें से 2 पेपर आपके मैंडेटरी हैं और बाकी के 4 पेपर्स में से आपको कोई 2 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। पासिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, तो हर एक पेपर में मिनिमम 50% आते हैं, तब जाकर आप उस पेपर को क्लियर कर पाते हैं। नो ग्रुप और ओवरऑल पासिंग क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि जैसे नॉलेज लेवल के तीनों पेपर का आपका एक साथ पासिंग देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल पेपर पासिंग क्राइटेरिया है, एक पेपर में अगर 50% आ जाता है तो आप उस पेपर को क्लियर कर लेते हैं। EPSM का एक मॉड्यूल रहता है, एथिक्स भी ACC आपसे चाहता है, तो EPSM के मॉड्यूल्स आपको क्लियर करने रहते हैं जिसकी फीस रहती है आपकी 79 पाउंड्स की। 36 मंथ्स का PER रिक्वायर्ड होता है, दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ। ऑन डिमांड पेपर फॉर फर्स्ट 4 पेपर जो होंगे नॉलेज के 3 एंड स्किल लेवल का 1 पेपर, BT, FA, MA एंड लॉ, ये 4 पेपर्स ऑन डिमांड रहेंगे। बाकी के पेपर्स के लिए साल में 4 बार अटेम्प्ट आते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। जब ACC एग्जाम्स कंडक्ट करता है तब आप बाकी के स्किल लेवल के पेपर्स एंड प्रोफेशनल के पेपर्स अटेंड कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे बात होती है एग्जाम्शन की, और एग्जाम्शंस के लेकर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा ये पेपर एग्जाम्ट होगा कि नहीं होगा, तो सर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। सर आप बच्चों को बताइए थोड़ा कि कौन कौन से पेपर उन्हें नहीं देने हैं इन द एग्जाम्स। अगर जैसे हमने बात करी पहले कि 12th के बेसिस पे अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ सकते हो या FIA के थ्रू आ सकते हो। बट कोई स्टूडेंट है जो 12th के आगे बढ़ चुका है, वो बीकॉम कर रहा है या बीकॉम कर चुका है, तो आप 5 पेपर के लिए एलिजिबल हो एग्जाम्शन में। बट इसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, जो बच्चा बीकॉम पास कर चुका है, ओके, डायरेक्टली आपको 5 पेपर का एग्जाम्शन मिल जाता है, वो फुल फ्लेजेड एग्जाम्शन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी बीकॉम ऑलरेडी कंप्लीट है, कंप्लीट से मेरा मतलब है तीनों ईयर के या जो भी आपके 6 सेमेस्टर्स का जो भी सिस्टम है, आपने अपनी बीकॉम पूरी कंप्लीट कर ली और आपके हाथ में या तो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है,
तब आप इन एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हो। एक दूसरा तरीका और है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अभी भी 12th करी है और आपने एक किसी कॉलेज में बीकॉम के लिए एडमिशन लिया है। अगर आपका कॉलेज ACCA की अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी बेसिकली अगर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के अंदर है, आपने उस यूनिवर्सिटी के साथ में अपनी बीकॉम की क्वालिफिकेशन के लिए एडमिशन लिया है, तो आपको अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही प्रोविजनल बेसिस पे भी एग्जामिशन मिल जाती है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर देखो मैं नॉर्मल कॉलेज से कर रहा हूँ, मेरी बीकॉम हो चुकी है, तो भी मुझे 5 का एग्जामिशन तो मिलना है, वो तो फुल फ्लेजेड है, बस तीनों ईयर के पेपर हो जाने चाहिए, मेरे हाथ में डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। ये फर्स्ट ईयर वाला क्या चक्कर है? इसके लिए दो बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हर यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, हर बच्चा जो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है बीकॉम के लिए, हर बच्चे को ये 5 पेपर का एग्जामिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको चेक करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ACCA की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में है या नहीं। सर ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? ACCA की वेबसाइट पे आप सीधा नेट पे सर्च करना ACCA अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट फॉर 5 एग्जामिशन। आपको सीधा ACCA की वेबसाइट का लिंक आएगा, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी, एक फाइल है, आप उसमें अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च कर लो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हो, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट के अंदर है तो आप भी 5 एग्जामिशन पे प्रोविजनल बेसिस पे एलिजिबल हो सकते। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा है जो कह रहा है सर मैं तो बीकॉम भी हो गया और साथ साथ में ना मैं पहले CA करा था, मैंने IPCC भी क्लियर कर लिया, तो कुछ बेनिफिट है। देखो बीकॉम वाले 5 पेपर का एग्जामिशन तो मिल ही रहा है, एक और पेपर IPCC के बेसिस पे भी आपका एग्जामिशन हो जाएगा ऑडिट का, ठीक है। BT, FA, लॉ और टैक्स, ये 5 पेपर तो बीकॉम ने एग्जाम करवा दिए थे, IPCC ऐड होने से एक और एग्जामिशन हो जाता है ऑडिट का, तो 6 पेपर एग्जाम हो गए। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो CA फाइनलिस्ट हूँ, CA कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर CA अगर आपके पूरी CA आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप 9 पेपर एग्जाम ले सकते हो। 9 पेपर का मतलब हो पूरा नॉलेज लेवल एग्जाम, पूरा स्किल लेवल एग्जाम, सिर्फ प्रोफेशनल के 4 पेपर देने। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और चीज़ समझना, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी CA कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आपको, अगर आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में जैसे FR है, FM है, PM है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर फाइनल के अंदर आपके मान लो 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपको उन पेपर की भी प्रोविजनल एग्जामिशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो पूरे CA कंप्लीट नहीं भी हुए तो भी 9 एग्जामिशन तो ले सकते हो। अगर FR, FM, PM इन 3 सब्जेक्ट में जो CA के अंदर आपके इनके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होते हैं, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, उनके अंदर अगर आपके पास में पासिंग मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर भी एग्जामिशन ले सकते हो। कंप्लीट हो तो वैसे भी एग्जामिशन मिल जाएगा। एक और एग्जामिशन है CA में स्टूडेंट्स को, बट यहाँ पे सिर्फ CA में कंप्लीट, साथ साथ में 5+ ईयर का एग्जामिशन है तो आपको 9 पेपर का एग्जामिशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 5 साल का उनका एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्वालिफिकेशन प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 9 पेपर, वही लास्ट के 4 पेपर आपको भी देने पड़ेंगे। अगर सिर्फ पास हुए हो और एक्सपीरियंस नहीं है 5 ईयर का, तो उस केस के अंदर 7 पेपर तक का आपको एग्जामिशन मिल सकता है। और बचे हुए पेपर PM, ऑडिट, SBL, SBR और जो बाकी के प्रोफेशनल के 2 ऑप्शन है, तो प्रोफेशनल के 4 और 2 पेपर और PM ऑडिट, ये आपको देने पड़ेंगे, बाकी के आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है साहब। तो ये बात होगी एग्जामिशन की। मैम अब आते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न के ऊपर। तो बच्चों आपके लिए डिटेल में लेकर के आए हैं तीनों लेवल का पेपर पैटर्न। सर MA का तो आप ही बताएंगे बच्चों को, क्योंकि सर ही आपका MA पढ़ाने वाले हैं, तो MA तो सर ही बेस्ट बताएंगे। आप BT से स्टार्ट करो ना, आपका सब्जेक्ट BT है फिर। डेफिनेटली सर। तो देखो बच्चों, BT का जो पेपर है नॉलेज लेवल का, वैसे हम F1 बोलते हैं इसको, पूरा का पूरा आपका MCQs एंड MTQs 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड है। 2 घंटे का पेपर होगा, मिनिमम 50% लाने हैं, ये तो तय है। अब यहाँ पे सेक्शन A में जो होते हैं हमारे 46 क्वेश्चन होते हैं और 76 मार्क्स के होते हैं। 46 में मेरे पास 2 वेरिएशन है, एक तो 2 मार्क के क्वेश्चन, एक 1 मार्क के क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, 16 मार्क यहाँ से। 30 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, मतलब 60 मार्क। टोटल हमारा 76 मार्क का सेक्शन A होगा। और सेक्शन B होगा जहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे और ये 6 क्वेश्चन 4 मार्क ईच, मतलब 24 मार्क का आपका सेक्शन B रहने वाला है। A और B जो है, आप ऐसा नहीं होता है कि एक ही सीक्वेंस में आपको देना होता है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी जब आप लेक्चर में आएंगे तो बताया ही जाएगी कि किस तरह से एग्ज़ाम चलता है। आप शफल भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप सेक्शन B अटेंड करना चाहें पहले तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। ऑन डिमांड पेपर रहने वाला है। ऑन डिमांड का मतलब जब आपकी तैयारी हो, एग्जाम बुक कीजिए, एग्जाम दीजिए और पास हो जाइए।
एमए के लिए बताइए सर, क्या पेपर पैटर्न रहता है बच्चों तो का? मैम जैसे बात है, कुछ चीजें कॉमन है कि आप नॉलेज लेवल का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन डिमांड पेपर है, 100 बिल्कुल। मार्क्स का पेपर है, 2 आवर मिलेंगे, 2 सेक्शन है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। ओके। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाकी क्वालिफिकेशन की तरह आपके पास में या तो ओएमआर शीट या लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, सेंटर पे जाके आपको पेपर देना होता है। सारे ही एग्जाम सेंटर पे होते हैं, रिमोट एग्जाम का ऑप्शन पहले हुआ करता था और इन पेपर का रिजल्ट बच्चे तुरंत मिलता देख है। पाएंगे। ऑन डिमांड जो पेपर्स होते हैं ना बच्चों, आपने पेपर इधर सबमिट करा, हाथों हाथ रिजल्ट आपके सामने है, अपने को वेटिंग नहीं करनी पड़ती ऑन डिमांड के अंदर। बाकी पेपर का क्या होगा वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। इसमें भी पेपर पैटर्न सेम है, 2 सेक्शन है, 70 मार्क्स का सेक्शन ए होगा, यहाँ पे 35 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के ही, तो 70 हो गए। सेक्शन बी 30 मार्क्स का है, इसमें क्या होगा कि 3 केस स्टडीज होंगी, ठीक है, एमटीक्यूज कहते हैं इनको। 3 सिनेरियो होंगे, हर सिनेरियो पर 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो हर सिनेरियो हो गया 10 मार्क्स का, 3 सिनेरियो हो गए 30 मार्क्स के। तो सेक्शन बी भी हो गया 30 का, 15 क्वेश्चन है टेक्निकली पूरे, 2-2 मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो 30 मार्क्स का अपना सेक्शन बी है, ऑन डिमांड पेपर है, 2 आवर का, और सेम पैटर्न एफए का है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। बीटी के ना जो डिफरेंस है वो मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिफरेंस इन द सेंस बच्चों सिर्फ क्वेश्चंस कम ज्यादा होते हैं, बाकी सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है आपका ये बीटी वाला एंड जो एफएमए के पेपर्स हैं। अब बात करते हैं हम स्किल लेवल की। स्किल लेवल पे 2 पेपर हैं जिनका पेपर पैटर्न सबसे अलग है, लॉ और ऑडिट, और दोनों मैम के सब्जेक्ट है। तो मैम ओवर टू यू, पहले आप यही समझा दो, बाकी के फिर मैं समझाता हूँ। डेफिनेटली सर, थैंक्स टू इट। कॉर्पोरेट लॉ का पेपर, सबसे पहले तो ये सबसे डिफरेंट क्यों है बच्चों, टोटल आपके 6 पेपर है, उसमें से एक पेपर जो ऑन डिमांड रहेगा वो आपका लॉ का पेपर होगा। बाकी के 5 पेपर जो विंडोज होती है, एग्जाम विंडोज 4 बार आपके एग्जाम्स होते हैं, उन्हीं में आपको अटेंड करने रहेंगे। एंड लॉ का पेपर जो होगा वो आपका अगेन एमसीक्यू और एमटीक्यू का मिक्स होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेक्शन रहेगा 70 मार्क का लॉ में, और सेकंड सेक्शन रहेगा 30 मार्क का। अब यहाँ पे लॉ में मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब आपको टाइप करके आंसर्स नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। सेक्शन ए जो होंगे 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में आपके सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब अगर मैं ऑडिट की बात करूँ बच्चों, तो ऑडिट का, अच्छा ये भी एक डिफरेंस हम नोट कर लेंगे, लॉ का पेपर आपका 2 आवर्स का रहेगा अगेन, क्योंकि इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्टिव आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट का पेपर और बाकी सारे पेपर एज यू कैन सी 3 आवर्स के पेपर हैं। ऑडिट का जो पेपर रहने वाला है आपके 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ईच, ये आपका 30 मार्क का सेक्शन ए रहने वाला है, जिसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। एंड जो बी वाला सेक्शन है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स, 70 मार्क के आपके क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 30 मार्क का होगा और बाकी के 2 क्वेश्चन 20 मार्क, मीन्स 40 + 30, टोटल 70 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होगा। मीन्स यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एनालिसिस इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हें ऑडिटर जो बनना है। सर बाकी के पेपर्स के लिए आप बच्चों को गाइड कीजिए कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, देखो स्किल लेवल पर ना बाकी सारे पेपर्स में एक्सेप्ट लॉ डिस्क्रिप्टिव पार्ट आना स्टार्ट होता है। नॉलेज लेवल पे जैसे सारे ही सब्जेक्ट होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना भी होता है, तो ब्लैंक के अंदर 1 वर्ड के आंसर लिखने होते हैं, कोई सेंटेंस टाइप करने की जरूरत नहीं, कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 वर्ड तक चलता है। अगर ब्लैंक आए तो बाकी तो वही एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर भी लॉ में सेम पेपर पैटर्न है, बट स्किल लेवल के बाकी सारे पेपर में डिस्क्रिप्टिव पार्ट आना स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये जो पेपर है ना बच्चों, ये ऑन डिमांड नहीं है। ऑन डिमांड का मतलब जैसे मैंने बताया, आप अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकते हो। आपने पेपर की तैयारी करी, आपको लग रहा है मुझे पेपर देना है, सेंटर सेलेक्ट करो अपना नियरेस्ट जो भी आपकी लोकेशन से है और उसमें पेपर दे दो। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, मई, जून, सितंबर, दिसंबर। आप उसके हिसाब से कोई सी भी, अब कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप नॉलेज लेवल पे भी आपको जैसा ऑर्डर चाहिए आप अपने आप से ले सकते हो। पहले बीटी दे दो, बाद में एमए दे दो, फिर एफए दे दो, या पहले बीटी बाद में एफए, एमए, और भी कोई ऑर्डर चाहिए, किसी को एफए पहले देना है वो एफए भी पहले दे सकता है। ऑर्डर की नहीं है, यहाँ पर भी कोई ऑर्डर नहीं है, आप अपने हिसाब से, ये फ्लेक्सिबिलिटी एसीसी देता है, आप अपने हिसाब से कोई भी पेपर पहले देना चाहो वो आप दे सकते हो। बस फर्क ये है कि इनके अंदर आपको एक ईयर में 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, अटेम्प्ट के हिसाब से लेके चलना है। आप अपने हिसाब से बीच में पेपर नहीं दे सकते, जो अटेम्प्ट आ रहा है उसमें अब आपकी इच्छा, और एक से ज्यादा पेपर देना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप एक अटेम्प्ट में एक से ज्यादा पेपर भी बुक करा सकते हो। किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं थोड़ा जल्दी एसीसी करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरी तैयारी अच्छी है, तो आप एक से ज्यादा पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, बाकी के जो पेपर है उनका पेपर पैटर्न समझ लेना। बाकी के सारे पेपर का पेपर पैटर्न ABC 3 सेक्शन का चलता है। ऑडिट में मैंने आपको बताया 2 सेक्शन है, जैसे बाकी के नॉलेज लेवल के पेपर में थे, जिसमें सेक्शन बी जो है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, सेक्शन ए एमसीक्यू है। सेक्शन ए बाकी के चारों पेपर का भी प्योर एमसीक्यू है, और वही 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स, सब में वही 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, सबका सेम है पेपर पैटर्न, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सेक्शन बी
ऑडिट को छोड़ के बाकी सबका एमसीक्यू बेस होता है, और यहां पर भी 30 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, बस यहाँ पे 3 सिनेरियो आ जाते हैं, 3 सिनेरियो, हर सिनेरियो में 5 क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स के, 10 × 3 30। अब आया सेक्शन सी। सेक्शन सी सब में है तो 40 मार्क्स का। डिफरेंस क्या है, और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया तो एक्सेल पे सॉल्व करना है, अगर लिखने वाला क्वेश्चन आया वर्ड टाइप करने वाला तो वर्ड में सॉल्व करना है। तो यहां पर अगर आप इनमें से कोई भी पेपर पास करना चाहते हो तो आपकी एक्सेल के स्किल्स और वर्ड की टाइपिंग स्पीड दोनों भी टेस्ट होती है। एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लगाने, ठीक है, बेसिक भले ही सही, बट एनपीवी, आईआरआर, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, एवरेज, मीन, ये सारे फॉर्मूले टेस्ट होते हैं। सर ये कहाँ से सीखेंगे? क्लास में आओ, सब होगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, सारी प्रैक्टिस होगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। बट इनके लिए आपको एक्सेल और वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी के थ्रू पास होगे। 40 मार्क्स के होते हैं, बाकी सब में 2-2 क्वेश्चन आएंगे। आपका पीएम हो, एफआर हो, एफएम हो, 2 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 ईच, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी, 50-50 मांग के चल सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ये 40 मार्क्स 3 क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, 10-15-15 है, वही डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन। टेक्स्ट पूरा प्रैक्टिकल होता है, बाकी के तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, एफआर, एफएम और पीएम, इसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिलती है सेक्शन सी के अंदर। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल लेवल आ चुका है, तो प्रोफेशनल लेवल पे मैम आप बच्चों को आप बताओ कौन से पेपर मैंडेटरी हैं, कौन से ऑप्शनल है, और उनका क्या पेपर पैटर्न है। देखो बच्चों, प्रोफेशनल पे जो आपका एसबीएल और एसबीआर का पेपर है, ये तो कंपलसरी है, मतलब ये पेपर तो तुम्हें अटेंड करने ही करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। बट आपके बाकी की जो 4 पेपर है, ट्रिपल है, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एपीएम एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस टैक्सेशन सर का पेपर जो है हमारा एटीएक्स का पेपर, तो 4 पेपर है। 4 में से 2 पेपर आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फोर्टे कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप टैक्सेशन को डिटेल जाना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर एटीएक्स, अगर आप ऑडिटिंग को डिटेल से जाना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर ट्रिपल ए। पेपर पैटर्न्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं सर को ही बोल दूंगी कि सर एटीएक्स का तो आप बच्चों को बता ही दीजिए एटलीस्ट कि एटीएक्स का पेपर पैटर्न क्या है। बच्चों देखो, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, ये है प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल पे सबसे पहले आपको समझ पड़ेगा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। पेपर भले ही 100 मार्क्स के, बट आपको दिख रहा होगा पेपर जो है वो 3 आवर 15 मिनट्स का हो रहा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा है, ऐसे तो दिए नहीं होंगे। एक चीज आपको समझनी है, प्रोफेशनल लेवल पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 80-20 का होता है। 80 मार्क्स तो आपको मिलते हैं टेक्निकल, मतलब आपने कैसे सॉल्यूशन करा, क्या लिखा, क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके क्या आंसर दिए, उसके हिसाब से 80 मार्क्स मिलेंगे। बाकी के जो है 20 मार्क्स है साहब, ये आपको मिलते हैं प्रोफेशनल मार्किंग के। आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, आपने सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करा नहीं रहा, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे हर पेपर एडवाइजरी बेस्ड होता है। टैक्सेशन होगा तो टैक्स की एडवाइजरी मांगेगा, ऑडिटर होगा तो ऑडिटर की तरह सोच के आपसे एडवाइजरी मांगेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसबीएल, एसबीआर सब में एडवाइजरी आती है। तो आपने एडवाइजरी कैसे दी, आपने लैंग्वेज कैसी यूज करी, इंग्लिश अच्छी थी या नहीं थी, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर पैटर्न की बात करूँ बच्चों, तो आपका एसबीआर से लेकर ट्रिपल ए तक लगभग सिमिलर पेपर पैटर्न है। 2 सेक्शन आते हैं। अच्छा, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं है, किसी भी लेवल पे कोई एमसीक्यू नहीं है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है आपका। ठीक है, पेपर पैटर्न वही है, 2-2 सेक्शन के अंदर बटे हुए हैं सारे पेपर। फर्क इतना, और मार्क्स का वेटेज भी सेम है, सेक्शन ए 50 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का, दोनों 50-50 मार्क्स के 2 सेक्शन है। फर्क इतना है कि आपके एएफएम, एपीएम, एटीएक्स और ट्रिपल ए, इनमें पहला क्वेश्चन ही 50 मार्क्स का होता है, और बाकी सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होते हैं 25-25 के। इनमें भी क्या हो रहा है, 80-20 के रेशियो बटे हुए, तो 40 मार्क्स टेक्निकल, 10 आपके प्रोफेशनल मार्क्स, इधर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 5 मार्क्स आपके प्रोफेशनल के, ऐसे करते हुए क्वेश्चन आएंगे। बस एसबीआर में ये जो 50 है इसको भी हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन 30 का, दूसरा क्वेश्चन 20 का। और बात करें एसबीएल की, सब बहुत ही जोरदार पेपर है ये। इस पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन पहले मिल जाता है, क्वेश्चन की केस स्टडी पहले मिल जाती है, उसे प्री सीन कहते हैं हम लोग। आपको एक बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, प्री सीन आएगा, पलक मैम आएंगे आपके साथ में, प्री सीन को लेकर के पलक मैम आपको गाइड करेंगे बिल्कुल। और फिक्स है, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले आता है। एसीसी ना डेट्स को लेके बहुत पर्टिकुलर है, एग्जाम भी फिक्स है, हर मई, जून, सितंबर, दिसंबर, वो भी फर्स्ट मंडे से पेपर स्टार्ट होंगे, फ्राइडे तक में पेपर खत्म। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें वेल डिसाइडेड है, कुछ ज़्यादा आपको टाइम लाइन की दिक्कत होती नहीं। यहाँ पे भी 2 हफ्ते पहले आती है केस स्टडी। प्री सीन को देखो और उस प्री सीन को अच्छे से पढ़ के जाओ, उसको अच्छे से दिमाग में देखो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। और एग्जाम में इस प्री सीन के बेसिस पे आपको 3 टास्क मिलते हैं, हर टास्क में कुछ मल्टीपल क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे करके पेपर आता है। तो ये काइंड ऑफ ओपन बुक तो नहीं है, बट क्वेश्चन थोड़ा पहले आ जाता है, उस टाइप का पेपर पैटर्न है। बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं।
FIA के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो बच्चे बिल्कुल FIA सर। रूट से आ रहे हैं उनको थोड़ा आप गाइड कर दो। सर हम यहाँ पे मिलकर ही गाइड करते हैं बच्चों को कि देखो बच्चों की, क्योंकि जनरली ये बच्चे नॉलेज लेवल पे आते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक होता है आपका नॉलेज लेवल पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं सर, जैसे कि MA1 क्या है, MA2 क्या है और ये FMA क्या है। बिल्कुल। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको इसे बताया, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते ना, तो ACCA कहता है कि देखो हम आपको ACCA करवाना चाहते हैं, हम सबको ACCA करवाना चाहते हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब आपने प्रूफ कर दिया है कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो आप सीधा डायरेक्ट एंट्री लो, सीधा नॉलेज लेवल के तीनों पेपर दे दो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपके मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो ACCA आपको एक मौका देता है कि भाई देखो हम आपको चॉइस दे रहे हैं। चॉइस क्या है? या तो आप RFQ लेवल 4 में सीधा जो नॉलेज लेवल का बच्चा BT MA FA पढ़ता है वो आप भी पढ़ लो, डिट्टो सिलेबस डिट्टो सेम है। FIA में सिलेबस ये नहीं है, सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर कर लूं, बच्चों को लगता है सर FIA का सिलेबस अलग है, नॉलेज का अलग है। ना ना ना, ये एकदम RFQ सेम है लेवल 4 बच्चों, बिल्कुल मैम। BT सेम है, बिल्कुल सेम है सर। BT और FBT बिल्कुल सेम है बच्चों, कोई उसमें फर्क नहीं है। सेम इज अ केस विद सर्स पेपर। MA भी वही FA में लगा दिया है उन्होंने, कुछ नहीं है, मैं हटा दूंगा तो भी सेम है। ये F काट एग्जैक्टली दो ना ये तो कोई हट फर्क भी नहीं पड़ता। जाएगा, स्टिल इट विल बी सेम। अब सर बच्चों की एक क्वेरी आती है, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, क्या मुझे 7 पेपर देकर स्किल लेवल पे जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त मेरी, सुनना मैं क्या कहा। ACCA ने आपको एक ऑप्शन दिया। ACCA कह रहा है देखो आपके पास में अगर रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है तो हमने आपके लिए करिकुलम बनाया। करिकुलम क्या है कि भाई हम आपको ना लेवल 2 और लेवल 3 दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो FA1 दे दो, MA1 दे दो। ये क्या है सर? ये Level जो 1 है। सब्जेक्ट है ना, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए। हमने कहा भाई देखो MA एकदम से पढ़ेगा कोई बच्चा, मान लो 10th पास बच्चा है, वो 11th में अभी तो अकाउंटिंग पढ़ रहा है, तो वो एकदम से पूरी अकाउंटिंग कैसे पढ़ लेगा, पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे पढ़ लेगा? तो हमने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधा आधा कोर्स हो जाएगा ना, तो वो 50-50। हाफ ईयरली और एनुअल, वो हाफ ईयरली एनुअल वाला सिलेबस है। एग्जैक्टली बच्चों, ये एनुअल है, ये 2 हाफ ईयरली है, तो हमने इसी को लिया 2 पार्ट में डिवाइड करा। और समझना ये ऑप्शनल है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप ये 4 पेपर दो। अगर आपको लगता है कि आप ये 4 पेपर दिए बिना आप डायरेक्टली FMA और FFA के लिए एलिजिबल, मतलब आपको लगता है नॉलेज है आपके पास में, आप FA और MA डायरेक्टली अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप ये 4 पेपर दो, आप चाहो तो दे भी सकते हो। मतलब बच्चों कि आप जब ये 3 पेपर दे रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग योर नॉलेज लेवल, इसके तुरंत बाद आप स्किल पे ही जाओगे। तो बिल्कुल जो FIA वाले बच्चे हैं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत बार आता है कि मैं FIA रूट से हूँ तो मुझे कितने पेपर देने पड़ेंगे? तुम्हें भी वही 3 पेपर देने हैं जो नॉलेज लेवल के बच्चे दे रहे हैं पेपर। और कोर्स भी सेम है, सेम बैच है। हमारे बैच का नाम भी इसलिए knowledge/FIA होता है। जो FIA वाले बच्चे उनको भी नॉलेज लेवल का बैच खरीदना है, नॉलेज लेवल की क्लासों में बैठना है, क्योंकि ये सेम है। बस ऑप्शन है कि तुम चाहो नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि सर मैं एकदम से यार फर्स्ट पेपर मेरा FA देना चाह रहा हूँ, डर लग रहा है, तो क्या मैं FA1 या FA2 दे दूं? आपकी इच्छा, आप दे दो, आपकी इच्छा। नहीं देना चाहो मत दो, डायरेक्ट FA दे दो। आप सिंपली पढ़ सकते हो बच्चों, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप इनको सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर योर RQF लेवल 4 एंड इसके तुरंत बाद आपका स्किल आ जाएगा, जैसे नॉलेज वाले बच्चों के साथ होता है। इस पे जैसे मैं क्लास में बच्चों को गाइड करता हूँ कि आप ना क्या करो, इनको समझो प्रैक्टिस की तरह। एग्जैक्टली कि यार मैंने सर MA के क्लास के क्वेश्चन सारे कर लिए, किताब सॉल्व कर ली, स्टडी अब सॉल्व कर लिया, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो रही है, कंसेप्ट चेक करनी स्टडी, इसमें जाओ स्टडी हब के ऊपर, इनके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ट्राई करो, इनको एडिशनल क्वेश्चन मान लो, बात खत्म। कि ये मेरे एडिशनल क्वेश्चन है, पेपर नहीं दूंगा बट इनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरी नॉलेज हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में और कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद में मैं मेन पेपर। मेरा तो सॉर्टेड है सर, BT में ऐसा कोई बाइफरकेशन ही नहीं है, डायरेक्टली चाहे आप FIA से आ रहे हैं। अब आते हैं मैम मेन मुद्दे के ऊपर कि साहब कॉस्टिंग का क्या बैठेगा। तो मैम एक एक करके सर सारी पहले चीजें। तो इनको ये समझा दीजिए कि रजिस्ट्रेशन फी क्या है, सब्सक्रिप्शन फी क्या है। देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन फीस एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, जैसे एंट्री फीस समझ लो। आप ACCA के सामने आए हो, आपने कहा मुझे ACCA करना है, ACCA ने कहा भी 1 टाइम एक एंट्री फीस है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं। अभी के लिए वो 30 पाउंड के और डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करते हैं जो एक्सपायर होता है और हर बार आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, सो इट इज़ योर सब्सक्रिप्शन फी। जब तक आप स्टूडेंट रहते हैं, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, हर साल आपके स्टेटस को एक्टिव रखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये सब्सक्रिप्शन से आप बोलोगे सर फायदा क्या मिल रहा है? देखो इससे स्टडी हब का एक्सेस भी मिलता है, आपको एक आईडी मिलेगी ना, उससे आपको CBA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म स्टडी हब, आप आओगे क्लास में हम बताएंगे, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, मॉक टेस्ट का एक्सेस वगैरह मिलता है, और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें में भी आपको हेल्प मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। सर एक मिनट, हाँ हाँ
मेरा एक और सवाल था इस सब्सक्रिप्शन को लेकर, जो बच्चों की यूजुअली क्वेरी रहती है कि बच्चों एक कट ऑफ डेट आती है आपके सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो जो जून के लिए एलिजिबल होते हैं उनका सब्सक्रिप्शन कब, और जो जून के बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आई गेस दे पे फी फॉर नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल मैम, इसको ऐसे समझो कि टाइमलाइन ले लेते हैं लेट्स से ओके, कि भाई ये अपना जनवरी ईयर स्टार्ट हुआ, दिसंबर। दिसंबर और बीच में आया अपना जून। यस, अब कुछ बच्चे होंगे जो जनवरी से लेकर के जून के बीच में रजिस्ट्रेशन करा रजिस्टर रहे हैं। करेंगे, जैसे अभी यस, मार्च में बच्चों ने अपने 11th के 12th के 10th के बोर्ड के एग्जाम क्लियर करे और वो एसीसी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप जब यहाँ पे बच्चों रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको अभी फी पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो आप एक फी पे करोगे अभी जनवरी के लिए, ये पार्शियल ईयर की है बट आपको पे तो पूरी करनी पड़ती है। और फिर आपका एक बिल जनरेट होगा जून के अंदर जो नेक्स्ट जून तक लेके जाएगा आपको। तो जून 26 में आपका आएगा सेकंड बिल जो आपका जून 27 तक का रहेगा और फिर ऐसे एनुअल चलता रहेगा। ठीक है, बेसिकली बच्चों ऐसा होता है इसमें, वैसे तो आपका इन्वॉइस नवंबर में जनरेट होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि सिंपली अंडरस्टैंडिंग कि अगर अभी मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगी तो आई एम पेइंग फी फॉर दिस ईयर इटसेल्फ, पर अगर मैं बाद में करवा रही हूँ तो आई एम पेइंग फी फॉर द नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा समझना है कि एसीसीए का कट ऑफ डेट है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराए तो इस साल का सब्सक्रिप्शन, बाद में कराए तो यू आर पेइंग फॉर नेक्स्ट ईयर अब सब्सक्रिप्शन। एक और चीज बोल दूं, सर एसीसीए का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकता? दोस्त कर पढ़ाई तो करो सकते ना। और आपको अगर इसमें गाइडेंस चाहिए कि सर मुझे किस डेट पे रजिस्ट्रेशन कराने से मेरा थोड़ा बहुत फायदा होगा, तो दोस्त आप जब हमारे से कोई भी बैच परचेज करोगे, हमारी टीम की तरफ से आपको वेलकम कॉल आते हैं, इवन मंथली बेसिस पे, कितनी बार तो वीकली बेसिस पे कॉल आपसे कांटेक्ट किया जाता है। बस फोन उठा लो मेरे दोस्त, फोन अगर तुमने उठा लिया ना तो तुम्हारे ये Stay सारे डाउट्स connected. और पैसे बच जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सीधा इंसेंटिव है, अगर फोन उठा लिया और तुमने एडवाइस मान ली, तुम्हारे पैसे बचेंगे। कितने बचेंगे? 140 पाउंड तक बचा सकते हैं। 140 पाउंड मोटा मोटी 17-18 हज़ार की बात कर रहे हैं। अगर कॉल उठा लिया तो 17-18 हज़ार बचने का मौका है। बस कॉल उठा लेना, टीम तुम्हें गाइड कर लेगी कब से रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सा बेटर तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्या डेट होगी, सारी गाइडेंस डिटेल में मिलती है। Exactly, और टीम तो सिंपल बोलती है, हमें तो बच्चों के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मैम एग्जाम की फीस की बात करते हैं कि भाई देखो अभी अपने बात करी FIA रूट है तो उसकी फीस, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल अलग पेपर है तो क्या फीस है, तो फटाफट से आप देख लो। यहाँ पे FIA रूट में मैम कम है, यस बेसिकली क्योंकि बेसिक्स है। बट ये तो ऑप्शनल है। एग्जैक्टली, आप चाहो तो दो, मत दो, देना कंपलसरी नहीं वो है। 4 पेपर आप चाहो तो दो, चाहे मत दो। अगर डायरेक्टली नॉलेज लेवल के पेपर आप दे रहे हो या फिर अपने FIA के अंदर FBT, FMA और FFA दे रहे हो, 111 पाउंड की फीस आपको लग जाएगी। अप्लाइड स्किल लेवल पे आ रहे हो 147 की है। SBR SBL पे 260 पाउंड की, थोड़ा ज्यादा है बट मैंडेटरी पेपर्स है। बाकी के जो प्रोफेशनल के पेपर है वो 185 के ऊपर है। ध्यान रखना एक्सचेंज रेट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो कंसीडरिंग द एग्जाम फी बच्चों ध्यान रखना है कि एक ही बार में पेपर क्लियर होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ देख लो 260 है, ठीक है, और मैंडेटरी है, तो ध्यान रखना पेपर वही भरना जिसकी तैयारी हो। सर डाउट लगे कौन सा पेपर देना चाहिए, हमें ना, हमें बात खत्म। अब आए एग्जाम्शन वाले बच्चे कि सर मेरे एग्जाम्शन है तो मुझे कितना पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो बाय डिफॉल्ट नॉलेज लेवल पे 86 है, डिस्काउंट चल रहा है ना अभी कुछ। यस सर डिस्काउंट चल रहा है। इसके लगेंगे 84 और इसके लगेंगे 111 और प्रोफेशनल के 128। बट मैम इसमें अपन कुछ पैसे और बचा सकते हैं इनके। डेफिनेटली बचा सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम हैं रजिस्टर्ड पार्टनर्स। तो अगर आप हमारी थ्रू या टीम के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाते एग्जाम्शन लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट ऑन दिस फी। एग्जाम्शन तो क्लेम करना बनता है, एसीसीए चाहता है कि तुम जल्दी जल्दी एसीसीए बनो। बिल्कुल, और कितना डिस्काउंट मिलेगा पता है? ये 84 या 111 की जगह सीधा 15 लगेंगे। 15 पाउंड, 15 रुपए नहीं कह रहा हूँ, 15 पाउंड कह रहा हूँ। बट कितने बच रहे हैं? सर 15 रुपए, 15 पाउंड लगेंगे, बट कितने लगेंगे? बट ये ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू कराना है, आपको हमारी टीम से बात करनी है, वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए गाइड करेगी, ALP डिस्काउंट कोड देगी। आपको 84 या 111 या 128 नहीं देना है, आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 15 पाउंड। बात कर लेना, फोन उठा लेना बस। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपने डायरेक्टली क्लेम कर लिया एग्जाम्शन मिल गया। यू हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ द थिंग्स, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, वो वेरीफाई होते हैं, उसी के बाद यू कैन क्लेम द एग्जाम्शन। बिल्कुल, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन से वैलिड है, कौन से नहीं है, क्या चीज़ें लगेंगी, टीम बताएगी, आप बस फ़ोन उठा लेना। ठीक है साहब,
अब आते हैं मैम पीआर के ऊपर। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 3 साल का चाहिए। 3 साल का पीआर चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, क्या चीजें, जरा फटाफट से बता देते देखो सर, ऐसा है कि बच्चों जो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कुछ ना कुछ गाइडेंस हो, ट्रेनिंग हो, दैट इज़ पीईआर, कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके भी जाएं तो उसे हम बोलते हैं पीईआर। ये मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आप एसीसीए मेंबर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एंड अचीव 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, जो फटाफट से हम आपको बता देंगे कि ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे डाउट करते हैं कि व्हेन इट इज़ डन, इट कैन बी डन अलोंग साइड और आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम। मतलब आप एसीसी पूरा कंप्लीट करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आप स्टडीज़ के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो बहुत सारे बच्चे पीईआर कंप्लीट कर लेते हैं एसीसीए बनने से पहले ही या फिर बनते ही तुरंत उनका लगभग थोड़े ही टाइम में पीईआर कंप्लीट हो जाता है। यू विल नीड टू प्रोवाइड रिटन स्टेटमेंट, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। सर बच्चों को बताइए कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों देखो, बेसिकली जैसे सीए के अंदर कहते हैं ना आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, यहाँ पे आर्टिकलशिप नहीं है, यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करते हो। और वर्क एक्सपीरियंस कहीं पर भी हो सकता है। आप कॉर्पोरेट में जाके जॉब करो, आप एसीसीए फर्म में जाके जॉब करो, सीए के साथ में जॉब करो, कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में। और एक साथ करने की जरूरत भी नहीं है, आप मल्टीपल जगह पे काम कर सकते हो। थोड़े टाइम आपने एक इंडस्ट्री में काम करा, थोड़े टाइम दूसरी इंडस्ट्री में काम करा, वो सब है। बट एक चीज़ एसीसीए कहता है कि आपको 9 ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अब ये 9 ऑब्जेक्टिव क्या है और ये पीआर एक्सपीरियंस कौन साइन करेगा? तो इसके लिए आपका एक सुपरवाइजर होता है, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस सुपरवाइजर। नॉर्मली अगर आप एसीसीए फर्म में या अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के साथ में काम कर रहे हो एसीसीए के, तो डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। आपका जो बॉस हैं एसीसीए हैं वो साइन कर सकते हैं। अगर मान लो आप सीए फर्म के साथ में या किसी दूसरी फर्म के साथ में काम करते हो जहाँ पे आपके बॉस एसीसीए नहीं है बट वो किसी और रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी के मेंबर है, तो वो भी आपका पीआर एक्सपीरियंस साइन कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी कभी चाहिएगी तो क्लास में आप आना और डिटेल में अपन लोग बातचीत करेंगे। अभी मैं परफॉर्मेंस पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भाई आपका कौन एक्सपीरियंस साइन कर सकता है, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। मैंने अभी भी जैसे आपको यही चीज़ बताई है, ठीक है। आपके सुपरवाइजर मैनेजर्स वगैरह हैं वो आपका साइन कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, साइनिंग जो कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर नहीं हो सकते, तो पापा भाई वगैरह से साइन नहीं करवा सकते, ठीक है। बाकी सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसमें ना 5 तो होते हैं मैंडेटरी। देखो भाई, आप प्रोफेशनल बनने वाले हो तो कुछ चीज़ें तो होंगी ना जो हर प्रोफेशनल में कॉमन होनी चाहिए। तो हम कहते हैं एथिक्स, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये 5 एसेंशियल पॉइंट है, बेसिकली सॉफ्ट स्किल की तरह होती है, ठीक है। ये आप कैसे प्रूव करोगे? आपने क्या काम करा है। अब आपको क्या करना होता है ना, इन हर पॉइंट के लिए आपने जो काम कर लिया, 36 मंथ्स आपके कंप्लीट हो रहा है, आप हर पॉइंट पे एक 200 से 500 वर्ड्स का स्टेटमेंट लिख के बोलते हो कि आपने ये स्किल कहाँ पे सीखा, आपने ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करा। और फिर आपका जो पीआर एक्सपीरियंस सुपरवाइजर है वो इनको साइन ऑफ करता है कि हाँ भाई इसने मेरे अंडर रह करके ये स्किल्स सीखे। ऐसे ही अब आते हैं 4 टेक्निकल स्किल। ये डिपेंड करेंगे आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो, अकाउंटिंग में कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर रहे हो, तो इनमें से कोई स्किल्स होने चाहिए आपके पास में। अब इसमें ना बहुत सारे होते हैं, आपको 4 करने होते हैं कोई से भी। तो आप जैसे भी काम कर रहे हो 4 स्किल प्रोवाइड कर सकते हो। टेक्निकल में टैक्सेशन में कोई काम कर रहा है तो उसके पास भी ऑप्शन है, ऑडिट, एडवाइजरी, डेटा एनालिसिस वगैरह में हो तो कोई भी, तो जो जिस फील्ड में आपने काम करा है उसके हिसाब से आप 4 टेक्निकल पॉइंट अचीव कर सकते हो, ठीक है सर। अब आते हैं मैम वर्किंग फील्ड को लेके, फटाफट से एक बार आप बता दो, कोई नए बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो कौन कौन सी फील्ड में इसी से देखो काम बच्चों, कर सकता जैसे है? हमने बताया था ऑडिट, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें तो है ही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनालिस्ट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट जहाँ पे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और ये सारे मैटर्स, ईएसजी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस की रिपोर्टिंग करना, ट्रेजरी मैनेजर, सारा कैश का मामला और सब कुछ हैंडल करना, फाइनेंस मैनेजर एंड अदर फील्ड, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बहुत सारे। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये सिर्फ एक वी कैन से ये लिस्ट में और भी फील्ड ऐड ऑन हो सकते हैं, बट ये जनरली एरिया रहते हैं जिसमें एसीसीएस वर्क कर सकते हैं बच्चों। आई होप बच्चों, वैसे ये कहाँ कहाँ वर्क किया जा सकता है तो दुनिया घूमो। बिल्कुल, और 180 प्लस कंट्रीज हैं, ये तो कुछ इलस्ट्रेशन है ऑलरेडी ना, वीडियोस भी हैं, आप चैनल पे आके देखोगे कौन सी कंट्री में एवरेज पैकेजेस क्या है, कितना एक्सपीरियंस में आपको कितना पैकेज मिलेगा, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इंडिया में भी काम वैसे है। तो बच्चों आई होप आपको सर ने और मैंने मिलकर काफ़ी सारा डिटेल बता दिया होगा अबाउट ईसीसी। जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते होंगे वो तो सॉल्व हो ही गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बच्चों ये वीडियो आप भी देखिए, पेरेंट्स को दिखाइए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी और भी छोटे डाउट्स को लेकर के वीडियोस हैं, आप जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।